हेलो एवरीवन। आज हम प्राचीन इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। लगातार पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। एक तरफ से पहला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन है बौद्ध धर्म के, बौद्ध और जैन धर्म के, हिंदू और जैन धर्म के, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म के। तो जो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो तीनों धर्मों से संबंधित हैं। हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। हमारा आंसर होगा डी। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? जो अवलोकितेश्वर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है महायान बौद्ध धर्म में? पदमपाणि। ठीक है, पदमपाणि इन्हें कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखें आप। रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक कौन थे, इसके ऑप्शन देखते हैं। चोल राज्य के व्यापारी, शक सेना के सैनिक, गुप्त साम्राज्य के सामंत, मौर्य शासन के अधिकारी। तो आंसर होगा डी, मौर्य शासन के अधिकारी। जो रज्जुक थे वो मौर्य शासन के अधिकारी थे। चौथा प्रश्न है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? अशोक ने कश्मीर के बारे में बताया गया है। श्रीनगर अशोक ने बसाया है, कश्मीर का संस्थापक उसे माना जाता है। तो किस जो ग्रंथ है उसमें ये बात पता चलती है? दीपवंश, महावंश, राजतरंगिणी, दिव्यावदान। तो इसका आंसर है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। ये कल्हड़ ने लिखा है। कल्हड़ एक विद्वान थे, उन्होंने राजतरंगिणी लिखा जिसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। दीपवंश महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, इनमें से सबसे पहले भारत कौन आया? ये यात्री हैं जो भारत आए थे। तो कौन किस समय आया है पहले ये हम लोग जान लेते हैं तो पता चल जाएगा सबसे पहले कौन आया है। तो मेगास्थनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और ये सेलुकट निकेटर का राजदूत था। 309 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक इंडिया में रहा है। इब्न बतूता 1333 में आया है मोरक्को से, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 से 414 ईस्वी। ओके, मार्को पोलो 1288 से 1292 तक इंडिया में रहा है। मार्को पोलो दक्षिण भारत में आया था। तो आप इसमें से देख सकते हैं सबसे पहले कौन आया? 309 से 299 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व, ईसा से पूर्व की बात हो रही है। तो मेगास्थनी सबसे पहले आया। मेगास्थनी सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया? सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में ये इलाका, यहाँ पर सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पांचवा प्रश्न हो गया, छठा हो गया, सातवां, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्यों? ये सब बाहर से आए लोग थे, यूनानी, शक, कुषाण। इन्होंने भारत में आकर के हिंदू धर्म को नहीं बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके कारण क्या थे? ऑप्शन देखते हैं। बौद्ध धर्म का उस समय, यहाँ पे उस होगा, उस समय प्रभुत्व था। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए, यहाँ पे हुए होगा। और बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। तो इनमें से उन्होंने क्यों अपनाया? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन होगा वो सी है। क्या था? जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए वे, क्योंकि यहाँ पे जाति प्रथा अधिक थी हिंदू धर्म में, इसलिए वो इधर इसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। बाकी जो रीजन्स थे उनके हिसाब से वो बौद्ध धर्म उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अगला प्रश्न आठवां, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? जो गुप्त वंश था, श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश की। इसमें किसने सर्वप्रथम परम भागवत उपाधि धारण की थी? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये प्रश्न पीछे में आ चुका है, अच्छा प्रश्न है। कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? उसका आंसर है मणिग्राम। मणिग्राम एक व्यापारियों का निगम था प्राचीन भारत में। कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ वो विद्वान किस क्षेत्र से संबंधित है, ये है आपको देखना है कौन सा मिलान गलत है। तो विशाख दत्त नाटक उनके सामने लिखा है, बिल्कुल सही, नाटककार थे विशाख दत्त। वारामिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे, बिल्कुल सही। चरक काव्यशास्त्र और ब्रह्मगुप्त गणित बिल्कुल सही। चरक वाला गलत है, काव्यशास्त्र से नहीं, चरक चिकित्सा से संबंधित थे। ठीक है, चरक चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सक थे चरक। ठीक है, सी हमारा आंसर है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, इनके समय में हूणों का आक्रमण हुआ, उसका उल्लेख मिलता है भीतरी अभिलेख में। ठीक है, भीतरी अभिलेख में एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें भी पता चलता है इसके बारे में, और भीतरी अभिलेख में भी पता चलता है इसके बारे में, हूणों के आक्रमण के बारे में। ठीक है। गुप्तोत्तर कालीन यानी गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर कालीन बंगाल में व्यापार होता था ताम्र मुद्राओं द्वारा, स्वर्ण मुद्राओं द्वारा, रजत मुद्राओं द्वारा या कौड़ियों द्वारा। तो उसका आंसर है कौड़ियों द्वारा। जो बंगाल के शासक थे उन्होंने अपनी मुद्रा बनाई थी, उसको कौड़ी कहा जाता था, तो कौड़ियों द्वारा व्यापार होता था। ठीक है। नाचिकेत और यम, यहाँ पे यम है, यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद, ये प्रश्न बहुत बार आया है पीछे में समीक्षा अधिकारी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कठोपनिषद। 14वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनका प्राचीन नाम है। तो हम लोग देखते हैं क्या दिया है। झेलम विश्चुला दिया है, सतलज शतद्रु दिया है, ब्यास विपाशा दिया है, रावी परसुणी दिया है। तो ये 3 लास्ट के बिल्कुल सही है, रावी परसुणी, ब्यास विपाशा, सतलज शतद्रु। झेलम के सामने विश्चुला दिया, विश्चुला गलत है। विश्चुला ये पोलैंड की एक झील है, वो नदी है पोलैंड की, और विश्चुला ने इसका नाम था वितस्ता। ठीक है, झेलम का प्राचीन कालीन नाम है वितस्ता, याद कर लें आप लोग। ठीक है। 15वां प्रश्न है, कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं था? बुरझोम था, चिरांद था, नागार्जुन कोंडा था। बुरझोम कश्मीर में है, चिरांद बिहार में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। बुरझोम में गर्त निवास यानी गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं गर्त निवास के। नेवासा नहीं था, नेवासा महाराष्ट्र में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पूरा पाषाण काल का एक स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे औजार मिले हैं नेवासा में। ठीक है। अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कच्छ की खाड़ी में नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये है कच्छ की खाड़ी, ये या गुजरात आप देख सकते हैं, और ये कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी पर नहीं है। देसलपुर है, बिल्कुल है। सुरकोटदा है, बिल्कुल है। धौलावीरा है, बिल्कुल है। कालीबंगा नहीं है। कालीबंगा यहाँ राजस्थान में पड़ेगा, श्री गंगानगर जिले में है कालीबंगा, और इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का। और यहाँ पर कई चीज़ें मिली हैं। ठीक है, जुते हुए खेत और साक्ष्य, कई चीज़ें। अगला प्रश्न 17वां है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? शशांक, बिल्कुल गलत। पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल सही। ग्रहवर्मा, बिल्कुल गलत। राजवर्धन, बिल्कुल गलत। शशांक बंगाल का शासक था जिसे हर्षवर्धन ने हराया था, आत्मसमर्पण इसने किया था। ग्रहवर्मा कन्नौज के शासक थे जो हर्षवर्धन की बहन के पति थे। ठीक है, ग्रहवर्मा। राज्यवर्धन हर्षवर्धन का भाई था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर, और इसका उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। 18वां प्रश्न है,
किसने, ये है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। जो अशोक थे इनके अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा जो अभिलेख था अशोक का उसको पढ़ा, उसको पढ़ने में इन्होंने सफलता पाई। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। 19वां प्रश्न है और ये अच्छा प्रश्न है। अशोक के शिलालेख हैं एक तरफ खोजकर्ता हैं। शिलालेख खोजकर्ता, कौन सा गलत मैच है? बराबर की गुफा हैरिंगटन ने खोजी, बिल्कुल सही बात है, आप इसको लिख सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। बराबर गुफा हैरिंगटन। गिरनार अभिलेख कर्नल टाड, बिल्कुल सही। इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है टी.एस. बर्ट ने खोजा था, ये भी बिल्कुल सही। दिल्ली मेरठ स्तंभ कैप्टन पोलिगर, ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली मेरठ जो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिल्ली मेरठ स्तंभ है उसे टी पैनथेलर ने खोजा था। ठीक है, दिल्ली मेरठ स्तंभ को टी पैनथेलर ने खोजा था, ये गलत है, बाकी सब सही हैं, आप इसको लिख सकते हैं। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग का युद्ध उनके शासनकाल के, अशोक के शासनकाल के 90 वर्ष में हुआ था। 8 वर्ष के बाद 90 वर्ष में जब वो पहुंचे थे तब ये कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध बहुत भयानक था, बहुत सारे लोग मारे गए थे और यहीं पर अशोक दुखी हो गए थे, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा था और इन्होंने सब छोड़ दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था, ये सब छोड़ करके। ठीक है, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। थैंक यू।